बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। व्हाट इज़ एलोपेशिया, हेयर लॉस क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के हम एलोपेशिया हेयर लॉस को डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम हेयर लॉस को रोक सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया हेयर लॉस के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेयर लॉस एक आम और सादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जब बॉडी के किसी भी पार्ट से, स्पेशली जब सर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको एलोपेशिया कहा जाता है। 50 से 100 तक जो डेली बाल गिरते हैं, इसको एक नॉर्मल रेंज समझा जाता है कि एक दिन में 50 से 100 तक के बाल गिर सकते हैं। अगर 50 से 100 तक बाल गिरते हैं और इसकी जगह पर नए बाल की ग्रोथ नहीं होती, न्यू हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती, तो फिर हेयर लॉस की कंडीशन इसको कहा जाता है। मतलब कि जितने बाल गिर रहे हैं, अगर उतने बाल पैदा नहीं हो रहे, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर उसको एलोपेशिया हेयर लॉस कहा जाता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है कि मगर कुछ अरसे तक ये बाल दोबारा पैदा होना शुरू हो जाएं। अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो उसको टेम्परेरी हेयर लॉस कहा जाता है। और परमानेंट उस कंडीशन में कहा जाता है कि जब एक बार बाल गिर जाएं और दोबारा पैदा ना हो, तो उस कंडीशन को परमानेंट हेयर लॉस कहा जाता है। हेयर लॉस हेरिडेटरी कंडीशन भी हो सकती है, जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को ये डिजीज़ है तो उसके जीन्स आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से और ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल से भी ये डिजीज़ हो सकती है। एज एक नॉर्मल फैक्टर माना जाता है हेयर लॉस का। अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये एक फैक्टर होता है, एजिंग फैक्टर। तो इस एज में बाल गिरते हैं। बाल गिरना औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है। मर्दों के बाल ज़्यादा गिरते हैं बनिस्बत के औरतों के। हमारा एक और चैनल है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनके बारे में, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ हेयर लॉस कि हेयर लॉस कौन सी वजूहात की बेस पे होती है। ये एक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेरिडेटरी कंडीशन हो सकती है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को ये डिजीज़ है तो वो जीन्स आप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एजिंग एक मेजर फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं और मेडिसिन कंडीशन भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस किस तरह से, जब आप डिप्रेशन में होते हैं या इसके अलावा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। मेडिकल कंडीशन में अगर आप मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी इम्यून सिस्टम वीक होगा और ये कंडीशन हो सकती है। और अगर आप मेडिकेशन और सप्लीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जिम में ज्वाइन करते हैं और प्रोटीन के चक्कर में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरापी, अगर आपको ब्रेन कैंसर है तो उसके अलावा रेडिएशन थेरापी करवाते हैं, तो रेडिएशन से भी ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस और डिप्रेशन एंजाइटी एक मेन काज माना जाता है हेयर लॉस का। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होंगे। हेयर लॉस की बॉडी के ऊपर साइन एंड सिम्टम्स यही होंगे कि बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कहाँ पर होगा, ये ज़्यादातर होगा सर के ऊपर, और ना बॉडी के ऊपर ना पैचेस बन जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं, वहाँ से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके सर से बाल हो सकता है, चेस्ट से हो सकता है और पूरी बॉडी से हो सकता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे हेयर लॉस एलोपेशिया के। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। हेयर लॉस का ट्रीटमेंट बहुत तरीक़ों से किया जाता है। मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल चीज़ों से भी अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और हेयर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप उन फ्रूट्स और उन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिनमें बायोटिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बायोटिन हेयर्स को ग्रोथ देता है। इसके अलावा वो हेयर्स को ना स्ट्रेंथ देता है। मेरा एक और चैनल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हेल्थ फास्टर, उसके ऊपर ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बताया गया। आप उनको भी विजिट कर सकते हैं कि किन फ्रूट्स और किन वेजिटेबल्स के अंदर बायोटिन पाया जाता है। आप उनके इस्तेमाल से भी हेयर की ग्रोथ को बढ़ा। इसके बाद एक ट्रीटमेंट करवाया जाता है जिसको PRP कहा जाता है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा।
अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में से ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके ना प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। फिर जब प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है तो फिर वो एक मेथड के ज़रिए ना उससे ना प्लेटलेट्स को अलग करके ना आपके सर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है और आपके हेयर्स को ना स्ट्रेंथ मिलती है। तो पीआरपी की मदद से भी आप हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। मीनोऑक्सीडेल जो कि हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में और शैम्पू फॉर्म में भी रहता है। तो आप ये भी अपने सर के ऊपर अप्लाई करके हेयर ग्रोथ को रोक सकते हैं। इसके अलावा फिनोस्टेरॉइड भी हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इनहिबिटर है, हेयर्स को रोकता है, हेयर की लॉस को रोकता है। इसके अलावा एल्डेक्टोन भी आप यूज़ कर सकते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये कुछ ट्रीटमेंट थे, मेडिसिन ट्रीटमेंट, इन पर भी अमल करके आप हेयर ग्रोथ को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिनमें संगोबियोन शामिल है। अगर आप पोलीबियोन इस्तेमाल करना चाहें, विटामिन बी कम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, बीकोजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन्स हैं जिनमें बायोटिन भी पाया जाता है और विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी विटामिन्स हैं। अब अगर आपकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है तो आप मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से भी आप हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप हेयर्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं। मल्टीविटामिन में आप पोलीबियोन दे सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, बायोटिन वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा पीआरपी आप परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसा कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। इसका मैंने आपको भी मैकेनिज्म बताया कि इस तरीके से आप अपने हेयर्स को बचा सकते हैं, क्योंकि हेयर से इंसान की पहचान होती है। अगर आपके बाल हैं तो आपकी पर्सनैलिटी होगी। आप इन चीज़ों पर भी अमल करके ना आप अपने हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।